नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने यूके ट्रिपल एससी के लिए वन सीरीज फॉर ऑल एग्ज़ाम चलाई है, उसका आज क्रैश कोर्स डे 22 है। इसमें हम हिंदी में पढ़ेंगे वचन नंबर्स, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था, और उत्तराखंड में पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की प्रमुख औषधियों के बारे में। ये सीरीज़ आपके आगामी सभी एग्ज़ाम, चाहे वीडियो बीपीडीओ हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कनिष्ठ सहायक, सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है। ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आपके बेसिक्स तैयार करने में ये सीरीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन, इसकी परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, अर्थात एक है या अनेक का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। मतलब कि चीज़ से पता चल जाए कि एक चीज़ है या दो चीज़ हैं या दो से अधिक चीज़ हैं, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण है नदी, घर, बच्चा, कलम, बेटा, पुस्तक, घोड़ा, रात, लड़का। जैसे लड़का है, एक ही के बारे में पता चल रहा है। अगर लड़के कहते थे हम, दो तीन लड़कों के बारे में पता चल जाता। पुस्तक है, एक ही पुस्तक है। पुस्तकें कहते तो दो तीनों के बारे में पता चल जाता। जैसे प्लूरल है, बहुवचन, मतलब जिस शब्द में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहलाता है। जैसे उदाहरण है घोड़े, पुस्तकें, नदियाँ, लड़के, बच्चे, कलमें आदि। नोट है कुछ ज़रूरी। ये तो कुछ ऊपर तो सिंपल बातें थी, अब थोड़ा टप टप जो पेपर में आते हैं वो सब इंक्लूड किया हुआ है इसमें। आप लोग धैर्य बना के सुनते रहिए। केवल जातिवाचक संज्ञाओं के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं। संज्ञा वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जातिवाचक संज्ञा, मैंने उसमें बताया था। अगर आप पहले से सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सीरीज शुरू से फॉलो करिए। आपके स्टेप बाय स्टेप आप मजबूत होते जाएंगे, तैयारी में सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा आपका। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही होती हैं, लेकिन अगर इन्हें बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो। जैसे भारत में ताजमहल है, एक ताजमहल के बारे में पता चल रहा है हमें कि एक व्यक्तिवाचक है करके, ठीक है। यहाँ एक वचन हो गया, लेकिन जातिवाचक कैसे होगा? जैसे अमेरिका में कई ताजमहल हैं, हमने एक पूरी जाति का बोध करा दिया कि कई ताजमहल हैं करके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा और बन क्या गया? जातिवाचक संज्ञा बन गई उसकी। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन गई बहुवचन बनाने में, ठीक है। भाववाचक है, जैसे मेरी अभिलाषा यही है, ये क्या हो गया? एक वचन हो गया, ठीक है। मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा यही है। अगर मैं इसे जातिवाचक बनाऊं, जैसे अभिलाषाएं कभी ख़त्म नहीं होती, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं तो एक जाति का बोध कराती हैं वो। तो जैसे ही बहुवचन बनाया तो मैंने क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे आ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? ए में कर देंगे। जैसे कपड़ा लास्ट में आएंगे, ठीक है, आकारांत होते हैं तो इनका ए में बदल देंगे। मैं कठिन शब्दों से सरल बना दिया, जैसे आकारांत इकारांत समझ में नहीं आते हैं तो आ ए ऐसे लिख दिया मैंने ये चीज़ें। उदाहरण है कपड़ा का कपड़े हो जाता है बहुवचन में, बच्चा का बच्चे हो जाते हैं, घोड़ा का घोड़े हो जाते हैं, ठीक है। घोड़ा एक घोड़ा, घोड़े बहुत सारे घोड़े। आ का ए हो जाता है। जैसे माला है, माला का अगर मैं बहुवचन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मालाएं। साला, ये साला वो वाला साला नहीं है, जीजा साला वाला। साला मतलब रहने की जगह, जैसे अश्वशाला, गौशाला ऐसे करके, ठीक है। मधुशाला, यहाँ क्या हो जाएगा? सालाएं हो जाएगा। माता माताएं, सेना सेनाएं, इनमें बहुवचन बन जा रहे हैं इनके। ई या ई से ईया हो जाता है। जैसे लड़की आया, ये एक वचन है, इसका अगर मैंने बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। रोटी से रोटियाँ, नदी से नदियाँ, कॉपी से कॉपियाँ। विशेष स्त्रीलिंग में या से यहाँ हो जाता है। जैसे चिड़िया है,
एक चिड़िया का पता चल रहा है हमें। चिड़िया कह दिया मैंने तो किससे, बहुत सारी चिड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया से डिबिया। ऊ या ऊ को ए में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे वस्तु है, यहाँ ऊ की मात्रा है ना, अगर मैंने इसे बहुवचन बनाना है तो क्या करूँगा मैं, पीछे से ए लगा दूँगा। वस्तु ए, बहु ए, धेनु धेनु ए, ऐसे करके, ठीक है। शब्द आते हैं फिर पीछे से कुछ आ जाता है, जैसे लोग, गण, वन, दल, वृंद, वर्ग आदि। जैसे गरीब है, गरीब के पीछे से क्या लगाएंगे हम, अगर इसका हमने बहुवचन बनाना है तो गरीब लोग। ये वाले एग्जाम्पल पेपर में ज़्यादा आते हैं तो थोड़े मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, बाकी आप ढूंढिए, जैसे विधायक और भी प्रीवियस ईयर में आए हुए, नहीं तो बाद में मैं प्रीवियस ईयर सवाल कराऊंगा, उस टाइम उनको करा दूंगा। गरीब से गरीब लोग, ठीक है। अध्यापक से अध्यापक गण लगता है अध्यापक के पीछे, ठीक है। अतिथि है, अतिथि में भी गण लगेगा। छात्र में क्या लगेगा, छात्र वृंद, ठीक है। अगर बहुवचन बनाएंगे इनका तो मैं, जैसे गुरु हैं, गुरु से गुरुजन, बहुवचन इसका गुरुजन होगा। आप से आप लोग हो जाएंगे। कवि से कविगण हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आए हैं वही मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। बाकी आप जैसे घटना चक्र हिंदी आती है उसके अंदर ढूंढ सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे सदा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता ही है पेपर में लगभग, ठीक है। इससे फंसाने की कोशिश करते हैं, आप आज से नहीं फंसेंगे, देख लेना इनको। जैसे सदा बहुवचन में कौन से प्रयोग होंगे, जैसे प्राण, हम कहते हैं ना प्राण उड़ गए, क्या आ रहा है उसके लिए, बहुवचन का प्रयोग हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आंसू, आंसू निकल गए, बहुत सारे आंसू निकल गए, हम इनके लिए क्या बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, जैसे दर्शन हो गया, जैसे मैंने माता रानी के दर्शन किए, ठीक है, सब बहुवचन में। हस्ताक्षर, बाल, रोम, रोम रोम खड़ा हो गया वाली बात, लोग, समाचार, दाम, होंठ, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनको आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इन्हीं में से आते हैं सवाल। अब जैसे कुछ उदाहरण के रूप में मैंने, जैसे उसके प्राण निकल गए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, जैसे दूध है, पानी, आग, आग लग गई कहते हैं हम, वर्षा, सोना, चांदी, मतलब जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर वो भी एक वचन में ही आती हैं। अभी मैंने इंक्लूड किए हैं नीचे ये सब जो इनके वो हैं फैक्ट। दूध, पानी, आग, वर्षा, सोना, चांदी, सामग्री, दल, ये देखो दल वैसे हम किस में लगाते ज़्यादातर, दल, समूह, इस टाइप की ये जनता, हम ज़्यादातर काहे में लगाते हैं इनको, बहुवचन में, लेकिन बहुवचन नहीं है ये, ठीक है, एक वचन है। जैसे जाति है, ये चीज़ें इनमें फंसते हैं वहाँ, तो इनको अभी याद कर लीजिए बढ़िया से। उदाहरण, कमरे में खाद्य सामग्री रख दो, ठीक है। आजकल सोना महंगा हो गया है, इन्हीं के उदाहरण हैं जो ऊपर हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दोनों वचनों में समान होते हैं, जैसे सरसों, ये पेपरों में आया है बहुत बार। सरसों, माता पिता, मामा, नाना, दादा, आया, शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं, ठीक है। एक वचन में भी वैसा ही रहेगा, बहुवचन में भी वैसा ही रहेगा। वचन के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान देना आप। भाववाचक, गुणवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती हैं। मैंने आपको बता दिया ये बहुवचन क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि इनके जैसे हम बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं, तब इनके बहुवचन नहीं होते हैं, ठीक है। दयालुता जैसे एग्जाम्पल है भाव का, दयालुता। गुण है किसी का, ईमानदार है, वो ईमानदारी दिखा रहा है। प्रत्येक, हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे सोना है, चांदी है, दूध है आदि का प्रयोग भी एक वचन में होता है। अभी ऊपर उदाहरण में देखा हमने। अगर आप इन संज्ञाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप संज्ञा जहाँ पर मैंने पढ़ाया है उस वाले क्रैश कोर्स डे को देख लीजिए। आदरसूचक शब्दों में बहुवचन शब्दों का प्रयोग सम्मानवश किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, यहाँ पर तू पढ़ते हैं वाले मतलब आप
यहाँ पर क्या है, सम्मान सूचक के उसमें प्रयोग किया जा रहा है बहुवचन में। संज्ञा या सर्वनाम के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे संज्ञा क्या है यहाँ पर, राम पढ़ता है, एक वचन है, ठीक है, राम पढ़ता है। छात्र आ गया, छात्र पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इनसे बहुवचन बनाने में क्रिया भी चेंज होगी, जैसे पढ़ता है से पढ़ते हैं हो गया, छात्र ज़्यादा हो गए ना। अब कुछ PIQs आए हैं जो पुराने पेपरों में, जैसे UPSI में आया है, वीडियो में आया है, या TGT PGT एग्ज़ाम में आए हैं, वो भी मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे पत्ती से पत्तियाँ हो जाएगा, भुजा से भुजाएं हो जाएगा। ये कैसे हो रहे हैं मैंने आपको ऊपर बता दिया। अतिथि से अतिथिगण होता है, अतिथि के पीछे। गुरु से गुरुजन होता है। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की प्रमुख औषधियों के बारे में। इनकी विधायी जानकारियाँ हैं और संस्थागत प्रबंधन है, ठीक है। उत्तराखंड में लगभग संस्थाओं ने क्या प्रबंध किया है, कितनी औषधियाँ बैन की हैं, या विधायी जानकारियाँ कहाँ इनके मुख्यालय हैं, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें इंक्लूड हैं। अब नीचे को थोड़ा, उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत 114 औषधीय पौधों को प्रतिबंधित किया गया है। 44 औषधीय पौधों के आयात पर भारतीय आयात प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक है। ये उसमें बन सकते हैं स्टेटमेंट में, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो सारे आपको याद होने चाहिए। 14 अगस्त 2002 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई। सगंध पादप केंद्र सेलाकुई देहरादून में है। इसकी स्थापना क्यों की गई? जड़ी बूटी के शोध संस्थान की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अब साहित्य ऐतिहासिक उल्लेख इन जड़ी बूटियों का किन में मिलता है? जैसे महाकवि कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? औषधि प्रस्थ कहा है, मतलब कि औषधियाँ यहाँ मिलती हैं करके, औषधियों का स्थान, ऐसे हिमालय के लिए शब्द प्रयोग किया गया है महाकवि कालिदास ने। आए हैं सवाल भी पेपर में, जैसे चरक संहिता में हिमालय के लिए हिमवंत औषधि भूमि नाम शब्द प्रयोग किया गया है। और उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, बॉटनिकल गार्डन, ये चरक संहिता में कहे गए हैं। ये बहुत बार आया है पेपरों में। गंधमादन पर्वत जो धौला घाटी से द्रोणागिरी से मानसरोवर तक है, जो ये गंधमादन पर्वत है, मतलब ये चमोली अमोली के यहाँ को, ठीक है, इसमें औषधिकारणी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब ये यहाँ जैसे द्रोणागिरी कौन सा हुआ, जिसमें वो हनुमान जी संजीवनी बूटी ले गए थे, जिससे वही वाला वो है ये द्रोणगिरी पर्वत, दूनागिरी मतलब, ठीक है। इसमें औषधिकरण इस पूरे क्षेत्र के लिए नाम किया गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर औषधियाँ यहाँ मिलती हैं, तो इसके लिए औषधिकारणी शब्द प्रयोग किया गया है। अब प्रमुख औषधीय पौधे हैं और उनके उपयोग हैं, ठीक है। पौधे, प्रयोग और उनकी उपयोगिता के बारे में है। जैसे ब्राह्मी है, यह ब्राह्मी देखिए, यहाँ बीच में मैंने सबकी फ़ोटोएँ ऐड की हैं। तो अगर आप लोगों के आसपास आज तक होती थी ये चीज़ें और आपको नाम नहीं पता थे, तो आप लोग वो भी जान लेंगे, और उनके जो जो फ़ायदे होते हैं वो चीज़ें भी आप लोग आज समझ जाएंगे इन चीज़ों से। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ब्राह्मी होता है बुद्धिवर्धक, ये हरिद्वार में बहुतायत पाया जाता है, ठीक है। अतीस, यह अतीस पाचन, जीर्ण, ज्वर और कृमिनाशक, मतलब कि कीड़े मारने वाला, पाचन, अगर पेट में कीड़े हीड़े हो गए हैं तो अतीस खा लो तुम, खा मत लेना, ठीक है, पहले एक बार जानकारी पता कर लेना अपने अगल बगल। इंद्रजटा, यह है इंद्रजटा, ये वात, मतलब कि गैस जिसको होती है, या पेट की बीमारियाँ, सूखापन, चक्कर अक्कर आना, ये वात से ये बीमारियाँ होती हैं, तो उसमें ये लाभदायक है। प्रमेय हो गया, सिफिलिस हो गया, ये यौन संबंधी बीमारियां हैं। प्रमेय तो ये मूत्र संबंधी विकार है, और सिफिलिस भी ऐसी बीमारी है एड्स की जैसी, तो इनको आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। कुटकी और कड़वी, ज्वर हो जाता है, इसमें बुखार आ जाता है, मुंह में छाले होने लग जाते हैं। प्रमेय मूत्र संबंधी रोग या विकार, ठीक है। यूरिनरी UTI हो जाता है, मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन। कुड़ज, ये सुगंधित होता है।
घाव या रक्त में उपयोगी होता है, मतलब जो कुणज होता है इसको थेच थूच के जो फोड़े फुंसी हुई उसमें लगा लिया तो ये सही हो जाते हैं इससे, ठीक है। खून वून रक्त स्राव सब रुक जाता है इससे। चोरू, इसको ही गंधरायण कहते हैं। उदर रोग, गठिया, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आप लोग दाल में डाल के खाते भी होंगे इसको, गहतहत की दाल में डाल के, ठीक है। उदर रोग मतलब पेट रोग ठीक होता है। गठिया, घुटनों में जो जोड़ ओड़ की बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है इससे। जटामासी, यह है जटामासी, तंत्रिका संबंधी रोगों में यह लाभदायक है। तिमोर या तिमुर, यह है तिमुर। दंतसूल, दंतसूल मतलब ये आयुर्वेदिक उसमें दंतसूल, दांत दर्द को दंतसूल कहते हैं, ठीक है। श्वास या रक्त विकार, खून वून साफ नहीं है तो आप तिमोर खाइए, आपका सही हो जाएगा। वज्रदंती, ये वज्रदंती है। अतिसार मतलब कि पेट खराब होगा तो वज्रदंती, विको वज्रदंती ये वो वाला नहीं है, ठीक है, दांत साफ। संधि सोथ, ये भी होगी कोई बीमारी। मरोड़ फली, यह है मरोड़ फली, देखिए जैसा नाम है वैसे ही मरोड़ी रखी है ये। इससे जैसे सर्प विनाशक, इसको मैंने ऐसे याद किया था जैसे सांप मरोड़ मरोड़ के नहीं आता है, या जैसे डंक मार देता है तो पूरा मरोड़े खेल देता है आदमी, तब ये सर्प विना मतलब सर्प, जब सांप डस्ट लेगा तो आप ये मरोड़ फली इसमें दवाई का काम करेगी, यह मरोड़ फली है। भेंकल, गठिया, ये घुटने की बीमारी के तेल के रूप में, मतलब भेंकल को पीस थेच तूच के तेल घुटनों उठनों में लगाओगे, गठिया ठीक हो जाएगा। झूला, ये झूला है, ठीक है। ये आप लोग जैसे बचपन में इससे हम लोग भी वो मेहंदी टाइप के बनाते थे, पीस पीस के इससे रंग निकलता था लाल लाल, फिर अच्छा लगता था वो। लेकिन इसका इस्तेमाल होता है हवन सामग्री में, मसालों में, जैसे सांबर आंबर इन चीज़ों में इसका मसाला बनाया जाता है। और जो प्रथम श्रेणी का जो झूला होता है इसको फ्रांस को निर्यात किया जाता है। घिंगारू, ये छोटा सा, हृदय रोग में लाभकारक है, लाभदायक है। किलमोड़ा, यह है किलमोड़ा, ये आँखों के उपचार के लिए इसका घर में नाम होता है किनगोड़ा, और इसको दारू हरिद्रा भी कहते हैं और जरिस्क भी कहते हैं इसको, ठीक है, किलमोड़े को। ममीरिया या पीली जड़ी, ये पीली जड़ी है। इसका नेत्र चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। सूरमा, वो आँखों का काजल सूरमा टाइप का होता है, उसके लिए आँखों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिरेनियम, ये जिरेनियम, ये देखिए ये वाले फूल है जिरेनियम ठहरे। इत्र के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है जिरेनियम का। सिकाकाई, इससे शैम्पू बनाया जाता है। ज़्यादातर शैम्पू के ऐडों में आप देखते भी होंगे सिकाकाई, ये है सिकाकाई, इनका ऐड भी आता है सिकाकाई, ये है, ये सब मिलाया है करके इसमें। बाकी नहीं तो आप वो सुबह सुबह रामदेव जी आते हैं वो इंडिया टीवी में, आप उनमें देखना, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए रहते हैं अपने साथ, मैंने इसमें ये मिलाया है, इसमें ये मिलाया है करके, आप लोग उसमें देख लेना, ठीक है। भीमल होता है, यह है भीमल, ये पेपर में आ भी गया है। शाखाओं से इसकी रस्सी बनाते हैं और इससे थेच थूच के शैम्पू बना लेते हैं। पहले तक शैम्पू वैम्पू इन्हीं से बनते थे, अब इन्हीं को डिब्बों में पैक करके बेचने लग गए हैं। बिच्छू घास कंडाली, यह है बिच्छू घास, एनीमिया का नाशक है, विटामिन युक्त होता है और इसकी सब्जी बनाते हैं। इसकी सब्जी देखनी है तो डीडी उत्तराखंड में रात को आ जाता है वो, उनमें देखना इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं करके। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इनसे फ़ायदा होता है पेपर में, तो आप लोग भी देखिए क्योंकि देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। अमेस हिप्पोपी, इसका नाम हिप्पोपी भी है, ठीक है, अमेस का। यह है टमाटर का विकल्प है और औषधीय टॉनिक है। ये देखो ये टमाटर ही जैसा है, लग तो अंगूर जैसा रहे, लेकिन इसकी चटनी अटनी बनाते हैं, टमाटर का विकल्प है ये, पहले तक इसको टमाटर के विकल्प में खाते थे। विशेष औषधि यारसा गंबू कीड़ा जड़ी, ये कीड़ा जड़ी है, ये ज़्यादातर यहाँ ये धारचूला हरचूला लोगों का ज़्यादातर रोजगार इसी से होता है। इसका वानस्पतिक नाम है कार्डियोसिस सिंसिस, कार्डियोसिप्स सिंसिस। इसकी ऊंचाई है बहुत ऊंचाई में होते हैं, मतलब ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इसका उपयोग होता है HIV में, कैंसर में, TB में, यौन शक्तिवर्धक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है कीड़ा जड़ी का। इसका तिब्बती नाम है
यारसा सर्दियों का कीड़ा, ठीक है, इसका यारसा मतलब सर्दियों का कीड़ा हुआ, और गुम्बा का मतलब हुआ गर्मियों का पौधा। इसको साथ वाले बता देते, बहुत मुश्किल से ढूंढना होता है, यहाँ से सरल लगता है वाली बात। अन्य महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियाँ हैं, इनको आप लोग सर्च कीजिएगा। चिरायता, शतावरी, गिलोय, अश्वगंधा, सालम पंजा, पुनर्नवा, ये सब औषधियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ पेपर में नाम आ जाएगा, जैसे एक बार नगदूण आया था क्या है करके, तो वो एक जड़ी का प्रकार है, ऐसे करके कभी इनके नाम आएंगे तो आप लोगों को हल्की जानकारी इनकी होनी चाहिए। बाकी ये गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, इनसे तो आप लोग परिचित हैं ही। पिपली, वासा, गुलवंश, दारूहदली, तिमूर, सर्पगंधा, कचोर, सत्यनाशी, रीठा, ये मीठा रीठा यहाँ रीठा साहिब में फेमस है। बाकी इसके शैम्पू वैम्पू बनाते हैं इसके भी। भांग आप लोग जानते ही हैं। नाग केसर, आमलक, ब्रह्म कमल तो सब परिचित हैं इससे। धी कुंवर, एलोवेरा को धी कुंवार भी कहते हैं। अगर धी कुंवार आ जाएगा पेपर में वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एलोवेरा को कहते हैं। एलोवेरा भी सबने लगाया होगा अपने गार्डन में। मकोट, धतूरा, मालकांगिनी, बंजीरा, भुजलीसा, जो भोजपत्र, मैंने कल आपको भोजपत्र दिखाया था, कल या परसों जब भी क्लास में होगी, तो उसका जो गोंद निकलता है, उसकी जो छाल जैसे छीलेंगे हम तो उसमें से कोई गोंद निकलता है एक, तो उसे औषधीय प्रयोग में लाया जाता है, इसको भुजलीसा कहते हैं, ठीक है। भिटरा है, इसका स्थानीय नाम धुप्पी भी है। धुप्पी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे धूप और अगरबत्ती बनाई जाती है। नीतिमाणा क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। जैट्रोपा, रतनजोत, इससे बायोडीजल का उत्पादन होता है, उपयुक्त वृक्ष है, ये है जैट्रोपा। अब उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय संस्थानों के बारे में जानकारी देंगे। इस तरफ संस्थान है और इस तरफ इनके स्थान है, यहाँ से सवाल बनते ही हैं, आप ध्यान दीजिएगा। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में है ये। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली के अंदर है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप पंतनगर के अंदर है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। रसायन व वनस्पति विभाग कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर नैनीताल में है, और रसायन व वनस्पति विभाग गुजरात गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर श्रीनगर में है। जीवी बनते हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा में है। इनके लिए आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे उच्च स्तरीय श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है ऊंचाई में है, तो पौड़ी गढ़वाल ऐसे श्रीनगर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। गोपेश्वर थोड़ा वैसा नाम लग रहा है साधु संतों वाला जैसा, तो जड़ी बूटी यहाँ मिलती होगी। आप लोग अपने हिसाब से अंदाज लगाइएगा, मैंने तो अपने अलग बनाए थे। अब बात करेंगे हम खिलजी वंश की, इसको सालजुक वंश भी कहते हैं। खिलजी वंश यहाँ से यहाँ तक था। मैंने कल आपको जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था मतलब, तो उसमें दिखाया था, आज ऐसे इसमें भी देख लीजिए। पूरा खिलजी यहाँ से यहाँ तक सब फैले हुए थे, ठीक है। फिर ये नीचे भी आक्रमण करेंगे, जानते हैं चलो इनके बारे में डिटेल में। पहले था जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा 1296 से 1306 तक। फिर 1306 में सियाबुद्दीन उमर खिलजी बनाएंगे, इसका लड़का था ये। इसके समय में मलिक काफूर शासन करेगा, क्योंकि ये 6 साल का था। अभी डिटेल में है, ठीक है, इनके बारे में नीचे। फिर 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आएंगे। फिर 1320 से नसरुद्दीन खुसरो शाह आ जाएगा पीछे फिर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है खिलजी वंश। सबसे ज़्यादा कौन सा था? आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे को, कल मैंने बताई हैं सबकी डेटें। मुख्य विशेषताएं इसकी, खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे। ये निम्न वर्ग के तुर्क थे, ठीक है। तुर्क आक्रमण चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। आधुनिक इतिहासकार खिलजी वंश की स्थापना सल्तनत राजनीति में क्रांति मानते हैं, ठीक है। जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो खिलजी वंश की स्थापना सल्तनत काल में राजनीति में क्रांति मानते हैं, ठीक है। इनका शासन कुल 30 वर्ष तक रहा, 1290 से 1320 तक है। अब प्रमुख शासक के बारे में जान लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक,
खुसरो शाह 1320 ईस्वी में इसने शासन किया। अब जानते हैं कि एक राजा के बारे में डिटेल में और इनके बारे में क्या क्या चीज़ें इनने की। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक था। मैं इतनी बार इसलिए बोल दे रहा हूँ, आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। खिलजी वंश का संस्थापक और प्रथम सुल्तान था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। कल मैंने बताया था इसने लास्ट को मारा था करके। राज्याभिषेक कराया इसने किलोगढ़ी में कराया था। 1 साल तक ये दिल्ली नहीं गया। नीति उदारवादी नीति का था ये, ठीक है। इसका पुत्र अरकली खां था, ये मुल्तान का गवर्नर था। प्रमुख घटनाएं इसके समय में, मलिक छज्जू ने विद्रोह किया 1290 में, इसका दमन कर दिया इसने। रणथंभौर अभियान हुआ 1291 में, असफल हुआ। इस टाइम यहाँ का शासक हम्मीर देव था। मंगोल आक्रमण 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल पराजित हो गए। सिद्दी मौला को मृत्युदंड। सिद्दी मौला एक सूफी संत थे, ठीक है। इनको षड्यंत्र का इनके ऊपर संदेह हुआ तो इसने इनको मौत के घाट उतार दिया। देवगिरी अभियान 1296 में किया, नेतृत्व कर रहा था इसका अलाउद्दीन। भारी धन प्राप्त किया इसने। फिर जलालुद्दीन की हत्या कर देता है अलाउद्दीन। कड़ा में अलाउद्दीन ने हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक रहेगा। इसके प्रारंभिक जानकारियाँ, इसका असली नाम या बचपन का नाम अली गुरसाब्स था, आया है पेपरों में 1-2 बार। इसने राज्याभिषेक कराया बलबन के लाल महल में, दिल्ली में। इसने उपाधि धारण की, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, मतलब कि इसका अर्थ था द्वितीय सिकंदर की तरह ये भी महान मानता था अपने को। तब नीति धर्म और राजनीति से अलग, धर्म को राजनीति से इसने अलग रखा, ठीक है। इसने सब जगह संबंध स्थापित कर लिए थे। अभी जानते हैं कैसे इसने उत्तर भारत, दक्षिण भारत सब जगह गया है, इसको समझाया एक बार, नहीं तो ये तो करने वाला था कुछ। समकालीन मंगोल शासक दवा खां था इसके, मतलब जो इसके समय में मंगोल शासक था वो दवा खां था, ठीक है। पूछ देते हैं ऐसा कि इसके समकालीन कौन था करके, दवा खां था। विद्रोह और उनके कारण 1301 में इसके अब दरबार में ही विद्रोह टाइप के होने लग गए, ठीक है। प्रमुख विद्रोह किया इसके समय में अकत खां ने किया, अमर खां मंगू ने किया, हाजी मौला ने किया। इन विद्रोहों के 4 कारण थे। सुल्तान की अनभिज्ञता, मतलब इस सुल्तान को कुछ जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। अमीरों से मेल जोल थे इनके, शराब व दावतें चलती थी इनकी, अत्यधिक संपत्ति हो गई थी इनके पास, इतना लड़ रहे थे तो तब ये विद्रोह के कारण बने। अब आपस में एक के पास इतना है तो फिर लड़ेंगे ही आपस में, ठीक है, समझ ही रहे होगे। इनका फिर समाधान ढूंढा इनने, 4 अध्यादेश लाए, मतलब गुप्तचर व्यवस्था लाए, ठीक है। उसमें वरीद गुप्तचर होता था, ठीक है। मुनिया भी गुप्तचर ही था एक टाइप का। वरीद ये आया है पेपरों में तो इम्पोर्टेंट है। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर कहते थे खिलजी वंश में। वरीद क्या था ऐसे करके आ जाएगा तो गुप्तचर था ये। विवाह मेल जोल पर रोक लगा दी इन्होंने। शराब और भांग पर भी रोक लगा दी। जिन चीज़ों से दिक्कत हो रही थी मतलब उनमें रोक लगा दी इनने। दिक्कत हो रही है वाली, आपस में लड़ जा रहे हैं तो इनको बंद करो। ज़मीनी अनुदान की वापसी, मतलब जितने भी ज़मीनी अनुदान दिए थे कि इसमें तू शासन कर, इसमें तू शासन कर, सब वापस ले लिया इनने। और जिसके पास ज़्यादा संपत्ति थी उस पर कर भी लगा दिया इनने। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मेंस के पेपरों में लिखने के लिए काम आ जाती हैं ये चीज़ें। उत्तर भारत विजय करेंगे। अब उत्तर भारत में लड़ेगा, ठीक है। जैसे मतलब भारत है तो ऐसे करके यहाँ के इलाकों में इस तरफ अभियान है, फिर बीच में उनके वर्ष हैं, फिर शासक हैं, फिर परिणाम क्या हुए। ये बहुत ज़्यादा थे, मैंने शॉर्ट में निपटा दिए हैं, मतलब जिससे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट भी ना छूटें और ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। बाकी आपने कहानियाँ पढ़नी है तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़िए, जिनका जो ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं या डिटेल में जानना चाहते हैं, नहीं तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा ये, ठीक है। अभियान गुजरात अभियान हुआ 1299 में हुआ। कर्ण सिंह बघेला यहाँ शासक था। इसके ऊपर जीत गया अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है, ठीक है, सारे आक्रमण। और यहाँ पर जैसे विजय लिखा है तो जीत गया होगा, नहीं तो हार गया होगा। ऐसा नहीं कि कर्ण सिंह बघेला जीता है, जीत गया अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसने कमला देवी, जो इसकी बीवी थी कमला देवी, उससे विवाह कर लिया और कमला देवी को मुख्य रानी भी बनाया उसने, ठीक है। जिससे फिर सियाबुद्दीन होगा बाद में। नहीं, सियाबुद्दीन तो सत्यपाली से हुआ था। एक कमला देवी को मतलब मुख्य रानी बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी।
मलिक काफूर 1000 दिनार ही कहते हैं क्योंकि जब गुजरात अभियान में गया तो इसने 1000 दिनार में मलिक काफूर को ख़रीदा था और इसको बाद में इसने मुख्य सेनापति भी बनाया। फिर सब जगह ज़्यादातर ये फेवरेट था मतलब उसका, अलाउद्दीन खिलजी का। रणथंभौर 1300 से 1301 में इसने यहाँ आक्रमण किया। रणथंभौर में हम्मीर देव था, इस पर विजय प्राप्त कर लिया। अभी वो जलालुद्दीन हारा था इससे, ठीक है, हम्मीर देव से इसने हरा दिया उसको फिर से रणथंभौर में। क्योंकि यहाँ जो एक रणमल इसका हम्मीर देव का एक कोई मतलब सेनापति टाइप का था, और रणमल इसने विश्वासघात कर दिया, इसके लिए किले खोल दिए थे, तब इसको हरा दिया इस हम्मीर देव को, नहीं तो तगड़ा था ये भी। मेवाड़ 1303 में राणा रतन सेन इसके ऊपर विजय प्राप्त की। फिर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया। ये तो आपने वो बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा ही होगा। राणा रतन सेन कौन थे? शाहिद कपूर थे। और एक बार मूवी देख लेना आप, ये भी देख लोगे, ये सब मलिक काफूर इन चीज़ों के बारे में एक बार हल्का मतलब आइडिया जैसा आ जाता है खिलजी वंश से, वहाँ से हो जाएगा। एक दिन मूवी भी देख लोगे, ठीक मूवी है वो। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रानी जो पद्मिनी थी वो पसंद थी अलाउद्दीन खिलजी को, तो रतन सेन से उस चक्कर में उसकी लड़ाई हो जाती है। फिर बाद में जौहर वौहर कर लेते हैं, बाकी देख लेना आप लोग। मालवा में 1305 में आक्रमण किया। महलक देव विजय कर लिया यहाँ। जालौर में 1311 में शासन किया, मतलब आक्रमण किया। कन्नड़ देव यहाँ का शासक था, इसके ऊपर विजय हासिल की। ये अंतिम उत्तर भारतीय विजय थी ये अलाउद्दीन खिलजी की। उत्तर भारत में विजय के मुख्य उद्देश्य थे उसके राजनीतिक एकता कायम करना। यहाँ क्योंकि ऊपर ही को देखा होगा आपने, उतना फैला है खिलजी वंश से। इससे पहले गुलाम जो ये गुलाम वंश से थोड़ा कम था, तो उसके बाद इतना फैलाया होगा, इन सब से लड़ रहा है तो आपस में शामिल करेगा कि नहीं ऊपर को। ये चीज़ें ज़्यादातर जैसे मालवा है, ये मेवाड़ है, ये सब चीज़ें उत्तर भारत नहीं है। राजनीतिक एकता कायम करना था। फिर दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य उसका दक्षिण भारत की संपत्ति प्राप्त करना था। वहाँ से पैसा चाहिए था उसे, तभी दक्षिण भारत में खाली लड़के आएगा, किसी को वापस कराएगा, किसी से कुछ उपाधि दे देगा, किसी से कर लगा लेगा, इस टाइप की चीज़ें करेगा, ठीक है। इतना डिटेल में तो नहीं ऐड किया मैंने, फिर भी सब चीज़ ऐड की है। दक्षिण भारत की विजय, यहाँ का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने। इम्पोर्टेंट सवाल है, दक्षिण विजय किसने की करके, तो मलिक काफूर को ही भेजता है ज़्यादातर, इसका फेवरेट होता है। अभियान है, फिर वर्ष हैं, फिर शासक हैं, फिर परिणाम है। देवगिरी पर आक्रमण अभियान किया इनने 1307 में। यहाँ का उस समय शासक था रामचंद्र देव। इसने आत्मसमर्पण कर लिया, काली का लड़ों करके आत्मसमर्पण कर लिया। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने राय राया की उपाधि दी, ठीक है, और कुछ सोने की मुद्राएं दी थी 1 लाख। वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये राय राया की उपाधि आई है एक बार पेपर में कि राय राया की उपाधि किसको दी, तो रामचंद्र देव को दी दक्षिण अभियान के समय में। तेलंगाना 1309 से 10 में यहाँ आक्रमण किया। उसमें यहाँ प्रताप रुद्र देव द्वितीय शासन कर रहा था। इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली खिलजी की, और कोहिनूर का हीरा यहाँ से प्राप्त किया। कोहिनूर का हीरा भी दिया और चीज़ें भी दी। आपको ऊपर मैंने बता ही दिया कि यहाँ संपत्ति प्राप्त करना है तो ये सब यहाँ से ये चीज़ें ले जाएंगे, जैसे कोहिनूर का हीरा ले जाएंगे, लूटपाट करेंगे, सोना ले जाएंगे। अभी मैंने नीचे हिसाब किताब लिखा है इनका। होयसल था इसकी राजधानी, द्वार समुद्र थी, और ये तेलंगाना की आ जाएगी तो वारंगल थी इसकी राजधानी, ठीक है। अब लिखा तो नहीं जा रहा, छोड़ो। होयसल द्वार समुद्र 1311 में शासन की आक्रमण किया। यहाँ वीर बल्लाल देव तृतीय की अधीनता, तृतीय उस समय शासक था और इसने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर पांड्य मदुरा में आक्रमण करेगा ये 1311 में। यहाँ वीर पांड्य राजा था उस समय। लूटपाट की इसने और अधीनता इसने नहीं मानी, ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की तो लूटपाट कर ले गए यहाँ से। जो चुपचाप कर रहा था तो उससे थोड़ा ले जा रहे थे, और जो ज़्यादा नहीं मान रहा था तो उससे सब कुछ तोड़ फोड़ कर जा रहे थे वहाँ। बर्नी कहता है कि मलिक काफूर अपने साथ 96,000 मन सोना लेकर लौटा था। अब अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और थोड़े हाथी घोड़े, ये कोहिनूर, ये सब चीज़ें तो ले ही गया था, ठीक है। इतने इम्पोर्टेंट है नहीं ये चीज़ें। अब जो इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें अब आ रही हैं, जैसे बाजार नियंत्रण नीति, यहाँ से आता ही है। मार्केट रिफॉर्म्स किया अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसका मुख्य उद्देश्य था सेना को सुविधा देना, जो सेना है उनके लिए सुविधाएं देना, ऐसा कहता है बर्नी।
इसमें 2 सिद्धांत थे इसके। उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य, ये सिद्धांत हैं, ठीक है। उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित करेंगे और वस्तुओं की उपलब्धता बाजार में बनाए रखना। अब फिर इनने गठित बाजार भी किए, 4 बाजार बनाएंगे ये लोग अभी। आइए जानते हैं कौन कौन से थे। पहले मंडी बनाई इनने, इसमें अनाज और 8 अधिनियम लगाए इसमें, ठीक है। इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं ये चीज़ें। सराय अदल, सराय अदल एक तरफ का सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, ठीक है। ये सब बाजार हैं, जैसे मंडी आजकल आप लोग भी जाते होंगे, जैसे मंडी, सब्जी मंडी और चीज़ों की, किसी भी चीज़ की मंडियाँ। ऐसे उस समय भी मंडी हंडी इन लोगों ने बना दी कि यहाँ ये चीज़ मिलेगी, यहाँ ये चीज़ मिलेगी। जैसे सराय अदल में जाएंगे तो कपड़ा ख़रीदने सराय अदल चले जाएंगे, मेवे हेवे यहीं मिलेंगे। बाकी ये सरकारी सहायता प्राप्त था। अब जैसे हमने घोड़े वोड़े ख़रीदने हैं तो किसी और बाज़ार में जाएंगे, घोड़े ख़रीदने हैं, दास ख़रीदने हैं, मवेशी, इनके लिए मवेशी बाज़ार था, ठीक है। सामान्य बाज़ार भी होता था, जैसे परचून उरचून की दुकानें जहाँ होंगी, दैनिक वस्तुएं यहाँ मिलती थी। इनकी देख रेख के लिए इसने एक विभाग बनाया, दीवान ए रियासत। इम्पोर्टेंट है, बाज़ार से कोई लिंक जैसा नहीं लग रहा है लेकिन पेपर में आया है ये, ठीक है। दीवान ए रियासत विभाग था जो बाज़ार की देख रेख करने के लिए, जितने भी सब चीज़ इनके ऊपर कर हर ये चीज़ें लगाएंगे वो चीज़ें दीवान ए रियासत विभाग के अंतर्गत थे। बाकी इनके विभाग मैं सल्तनत कालीन जब इनकी ये चीज़ें पढ़ाऊँगा उसमें बता दूंगा इनको। जब सारे वंश ख़त्म हो जाएंगे सब चीज़ हम एक साथ इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझ में भी आएगा, ठीक है। सायनाई मंडी था, ये सायनाई मंडी देख रेख करता था ये मंडी वाले की, ठीक है। इसकी सराय अदल की करेगा ये परवाना नवीस सत्कारी, सराय अदल वाले की देख रेख करता था। 2 टाइप के व्यापारी होते थे, मुल्तानी व्यापारी होते थे, कपड़े का व्यापार करते थे, और नायक होते थे, ये अनाज के व्यापारी थे। नीति सख्ती से लागू थी, लेकिन जैसे अलाउद्दीन की मृत्यु हुई इनने ये सब समाप्त कर दिया, क्योंकि इनमें बहुत सारी पाबंदियां थी, तो इनने कहा कि हटाओ इस चीज़ को, ठीक है। अब आ जाएगा मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठा, लेकिन ये मैंने बता दिया आपको 6 साल का था, ये छोटा था। तो वास्तविक सत्ता किसके पास थी? मलिक काफूर के पास, यही था उसमें हीरो। अब ज़्यादा हीरो बनेगा तो क्या होगी, इसकी हत्या कर दी गई 35 दिन बाद। जैसे ये अलाउद्दीन मरा उसके 35 दिन बाद इसे भी मार दिया, मलिक काफूर को भी मार दिया, ठीक है। मुबारक शाह ने खुद को खलीफा घोषित किया, खलीफा मतलब वही मैं मेन राजा हूँ वाली बात। इसने घोषित कर दिया, देवताओं में कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का है खलीफा वलीफा, पता नहीं क्या था। कठोर कानून समाप्त किए इन्होंने, मूल्य वृद्धि कर दी। जितने भी कठोर कानून थे ऊपर बाजार हजार जो बनाए थे इसने सब समाप्त कर दिया, और जो मूल्य में वृद्धि कर दी, ठीक है। क्योंकि मंडी हंडी थी तो इनसे इनको फ़ायदा होता था कि कम दाम में मिल जाती थी चीज़ें, अच्छे से मिल जाती थी, तब इसने मूल्य वृद्धि कर दी। खुसरो खां इसका दास था, को वजीर और सेनापति बनाया इसने। जो इसका दास था उसको वजीर और सेनापति बना दिया खुसरो खां को, ठीक है। लेकिन खुसरो खां ने क्या किया, इसी को मार दिया, ज़्यादा मन नहीं आया इसको। 1320 में खुसरो खां ने इसी की हत्या कर दी है। कौन है? मुबारक शाह खिलजी की। अब ये खुद शासक बन जाएगा, ठीक है। खुसरो शाह 1320 में राजा बनेगा, शासक बना, सुल्तान बना मतलब। दिल्ली का पहला भारतीय मुसलमान था। अभी तक ये तुर्क उर्क ही थे सबके सब, ठीक है, तुर्क से आए हुए या उनसे कोई वंशज, लेकिन ये पहला भारतीय मुसलमान सुल्तान था। ये आया है पेपर में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली का पहला भारतीय मुसलमान सुल्तान कौन था? तो खुसरो शाह था। इसने उपाधि धारण की पैगंबर का सेनापति, ये भगवान का सेनापति मानता था अपने को। पैगंबर मैंने बता दिया आपको जिस समय इस्लाम के बारे में बता रहा था। तब एक बार शुरू से देखिएगा, वीडियो लंबी होती हैं कोई नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन समझिए आराम से चीज़ों को। हमने भी काफ़ी समय लगाया है इनके पीछे, तब जाके थोड़ी चीज़ें अभी समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गाजी मलिक था, दीपालपुर ने पराजित कर हत्या कर दी इसकी। दीपालपुर में इसकी मतलब इसको मार दिया था, इसकी इसने हत्या कर दी थी इसकी, ये खुसरो शाह की। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक करेगा। गाजी मलिक बाद में तुगलक वंश का संस्थापक बनेगा। एक गयासुद्दीन तुगलक, यही है गाजी मलिक, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जो पेपर में आए हुए हैं, मैं वो ऐड कर देता हूँ, जो ऊपर थोड़ा भूले होंगे या कुछ हुआ होगा। मंगोल सैनिक है,
इस्लाम धर्म अपनाकर मंगोलपुरी में रहे, मतलब एक मंगोलपुरी इनने बसाई, उसमें जितने भी मंगोल सैनिक थे उनने इस्लाम धर्म अपनाया और मंगोलपुरी में रहने लग गए वो लोग। जलालुद्दीन का पुत्र अरकली खां था। देवगिरी की राजकुमारी सत्यपाली से विवाह किया इसने। देवगिरी वही राजा वाला, ठीक है। पूरी एक कहानी समय से के तरीके से बता रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा शायद। इसका इसी से पुत्र हुआ इसका शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन के पहले दक्षिण विजय करने वाला सुल्तान था, पहला दक्षिण विजय करने वाला सुल्तान था। मलिक काफूर को भेजा इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधारों के अंतर्गत नगद वेतन कैश खसखस देता था, ठीक है। ये पैसा नगद वेतन देता था, जैसे लड़के आए सीधा वेतन मिल जाएगा उनको। घोड़े दागने की प्रथा थी। घोड़ों में मतलब थप्पा लगा देते थे, इसका घोड़ा है इसका वो है करके, ठीक है। दागने की प्रथा यही हुई। उनमें एक मोहर टाइप की लगा दी कि अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े हैं। सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा। सैनिकों के मतलब वेशभूषा कोई भी ऐसे ही नहीं आ जाएगा जैसे दाढ़ी कटा के आओ, ये सब इसके ही समय में आए, ठीक है। सैनिक हो तो सैनिक जैसे लगो वाली बात। सिंपल मैं बता रहा हूँ तो आप लोग समझ जा रहे होंगे। ज़्यादा ये इतिहास की भाषा यूज करूँगा तो फिर टफ भी हो जाती हैं चीज़ें। खिज्र खां था। खिज्र खां भी इसी का लड़का था अलाउद्दीन खिलजी का। ये देवल रानी से प्रेम करता था। ये कहीं के राजा की लड़की थी फेमस। जालौर अभियान में गुल ए बहिश्त महल की दासी का नेतृत्व किया। महल की दासी ने नेतृत्व किया, ठीक है। जालौर अभियान जो था, जैसे ये सवाल ऐसे आया था कि कौन से अभियान में महल की दासी ने नेतृत्व किया था, तो वो था जालौर अभियान। गुल ए बहिश्त इसका नाम था, महल की दासी थी ये, ठीक है। खुसरो शाह स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था, मैंने आपको बता दिया है। अब मेरा काम समाप्त हुआ। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है अच्छी लगती है तो, कमेंट करने हैं अच्छे अच्छे, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतनी देर मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा और आप मन लगा के पढ़ाई करते रहना। बाकी कुछ भी चीज़ें, कुछ सजेशन चाहिए होते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम भी हमारा बना हुआ है, उसमें जुड़ जाइए, मैसेज कर दीजिएगा वहाँ। धन्यवाद।